नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनाव आयोग के ऊपर लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के संगीन आरोपों पर है। राहुल गांधी ने आज फिर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को बचा रहा है जो वोट की धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मिसाल के तौर पर कर्नाटक की आलंद विधानसभा में दिसंबर 2022 में कांग्रेस समर्थक वोटर्स के नाम काटने की ऑनलाइन कोशिश की गई और जब कर्नाटक पुलिस की सीआईडी उसकी जांच कर रही है तो चुनाव आयोग नहीं बता रहा है कि यह ऑनलाइन कोशिश किस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और किस मशीन से की गई है, यानी उसकी जानकारी डिटेल्स एसआईटी को नहीं दिए जा रहे। राहुल गांधी ने अपने दावों और आरोपों के सबूत के तौर पर उन लोगों को भी पेश किया जिनके नाम से वोट काटने के आवेदन किए गए थे और जिनके वोट काटने की कोशिश हुई। मामले का भंडाफोड़ करने वाले आलंद विधानसभा के विधायक भी मंच पर ही मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उनके समर्थकों के वोट काटने की कोशिश हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट हो ही नहीं सकता, बिना वोटर की जानकारी के नाम नहीं काटा जा सकता। अब बीजेपी कह रही है कि जनता की अदालत में नाकामी झेल रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर ही हमले की कोशिश कर रहे हैं। तो देश में चल रही पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच चुनाव आयोग पर कांग्रेस के हमले के मायने, मकसद और लक्ष्य क्या है, इन्हीं मुद्दों पर और सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लें। Someone created fake logins. अरे यार बट्टी किसी यार ना हैकर वाला पता है ना, मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की सियासी लड़ाई में अब चुनाव का आंगन टेढ़ा है या किसी की दाढ़ी का तिनका है, कहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगस्त में कर्नाटक में वोट जोड़ने का एटम बम फोड़ चुके राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले प्री हाइड्रोजन विस्फोट का दावा किया। तो सवाल उठता है, ये है कौन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की और आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद में 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की गई, जो इत्तेफाकन पकड़ी गई। राहुल ने आरोप लगाया कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे गए। फॉर्म में कर्नाटक के बाहर के फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ। एक आवेदक ने 12-12 वोटर्स के नाम काट डाले। सबूत के तौर पर राहुल ने उन गोदाबाई नाम के वोटर का बयान दिखाया जिन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके नाम से किसने 12 लोगों के वोट काटने का आवेदन किया। साथ में सूर्यकांत और बबीता नाम के 2 लोगों को पेश किया, जिनमें सूर्यकांत के नाम से आवेदन हुआ था, बबीता का नाम कटने वाला था। राहुल गांधी ने वोट काटने की कोशिश के आरोप में मिसाल के तौर पर यह भी दावा किया कि 19 दिसंबर 2022 को सुबह 4:07:40 से 4:08:16 के बीच 2 फॉर्म 7 भरे गए, जिनमें फॉर्म का सोर्स ऑनलाइन लिखा दिख रहा है। राहुल कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है और हर मामले में आवेदक उस पार्ट का वोटर नंबर 1 होता है। Serial number 1, serial number 1, serial number 1, serial number 1. Look at the serial numbers. Serial number 1, serial number 1, serial number 1, serial number 1. Serial number 1 means that this is the first person whose name, this is the first name in the booth. So a software is picking up the first name in the booth and using it to delete voters. राहुल का आरोप है कि जिस तरह महाराष्ट्र के राजौरा में फर्जी नाम पते के साथ वोटर के नाम जोड़ने का कांड हो चुका है, उसी तरह कर्नाटक के आलंद में वोटर का नाम काटने की कोशिश हुई। कर्नाटक के आलंद से कांग्रेस के विधायक बी.आर. पाटिल कहते हैं मामला उन्हीं की सीट का है जहां वोट काटकर उन्हें हराने की साजिश रची गई, जो पकड़ी गई। हमारा एक आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के घर में हमारे वर्कर है कार्यकर्ता, तो उनको रिक्वेस्ट आ गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कि आप मेरा नाम डिलीट करो। उन्होंने पूछा तूने भेजा है क्या ये रिक्वेस्ट? वो बोला कि नहीं, तो तेरा नाम तो आ गया रिक्वेस्ट में। तब सारे जगह पता चलने लगा, काफी ऐसा कोशिश हुआ है, तो हम जागृत हो गए। बी.आर. पाटिल बताते हैं कि जागृत हो गए तो बच गए, वरना 2018 की तरह 600-700 वोट से हार सकते थे। राहुल गांधी का आरोप है कि मामले का भंडाफोड़ होने के बाद चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को इस धांधली की जांच में सहयोग नहीं कर रहा और 18 चिट्ठियां लिखने के बावजूद जरूरी जानकारी नहीं दे रहा।
EC has to release this data of these phones, these OTPs within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. राहुल पूछते हैं कि ये वोट काटने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे गए वो किस कंप्यूटर सिस्टम से, किस आईपी एड्रेस से, किन ओटीपी ट्रेल्स के साथ भरे गए वो बताएं। Watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process. राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से 5 बिंदुओं में अनौपचारिक जवाब दिया गया। आयोग ने कहा, राहुल ने असत्य आधारहीन आरोप लगाए। दूसरे, किसी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी वोटर को सुनवाई का मौका दिए बगैर उसका नाम नहीं काटा जा सकता। चौथा, आलंद में वोटर के नाम डिलीट करने की नाकाम कोशिश हुई थी, जिस पर 2023 में चुनाव आयोग ने ही FIR दर्ज की थी। और पांचवी बात कि आलंद सीट पर 2018 में बीजेपी के सुबाद गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल जीते थे। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। ये इस तरह की बातें करके वो ना कि सिर्फ संविधान का अपमान करते हैं, वो इस तरह के एक सोर लूजर बन जाता है। बिना सिर पैर की बात करना, बेतुकी बातें करना, राहुल जी जैसे हमेशा से करते रहे हैं, वही बात थी। दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बहाने राहुल गांधी पूरी चुनाव प्रक्रिया और चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन आरोपों को कोई कानूनी चुनौती नहीं दी जा रही। यही वजह है कि बीजेपी और आयोग दोनों ही राहुल गांधी के आरोपों को चुनावी सियासत में फैलाया जा रहा भ्रम करार देते हैं। मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, दिल्ली आज तक। तो कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी अभी भी इस मुद्दे को लेकर अड़िग है और उनका यह कहना है कि ये तो शुरुआत है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका जिक्र राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं वो तो फोड़ना बाकी है, लेकिन आज जो उन्होंने फोड़ा है वो दरअसल क्या है, वो किस कैटेगरी में होगा, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आरोप काफी संगीन है। कोई ना कोई चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड की तरह इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। कई तरीके के तमाम आरोप इसमें लगाए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी अपनी भूमिका इस पर रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, अपनी भूमिका रखेंगे। प्रोफेसर सुबोध मेहता, आरजेडी के प्रवक्ता, भी इसमें भूमिका रखेंगे, क्योंकि दरअसल ये सारे आरोप बिहार में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चरम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहम्मद अमीन, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन से, उनसे भी हम पूछेंगे कि दरअसल ये प्रक्रिया क्या होती है, और जब चुनाव आयोग खुद ही इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर चुका है, तब इसकी जांच कर रही CID को इस मामले में जानकारी देने में इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत हो सकती है। ऐसे कई तमाम सवाल है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 3 सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या वोटर के नाम काटने की कोशिश के केस में चुनाव आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के आरोप पूरी तरह असत्य और आधारहीन है? और तीसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल भारतीय लोकतंत्र पर हमले की कोशिश है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने हालांकि ट्वीट करके इस सारे आरोपों को निराधार, असत्य कह दिया है, लेकिन उसी ट्वीट पर राहुल गांधी का भी जवाब आ चुका है। इलेक्शन कमीशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जो फैक्ट चेक की कोशिश इलेक्शन कमीशन के जरिए की गई थी, उस पर जवाब में राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मामले की जांच रुकवाई। इसके बारे में सबसे पहले बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि 18 महीनों में 18 चिट्ठियों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चोरी पकड़ी नहीं जाती तो मेरा कैंडिडेट हार जाता। मतलब उनका कहना है कि ये चोरी पकड़ी कांग्रेस ने, जिसके वजह से उनका कैंडिडेट नहीं आ रहा। तो चुनाव आयोग ने उनके ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की थी कि इस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीते हैं। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी का यह पलटवार है। राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर बार बार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम चुनाव आयोग को जांच में सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन क्या आपको एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते नहीं लगता कि अगर कोई चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो कम से कम चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को लेकर जांच में सहयोग करे?
साहिल जी देखिए, हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं पहले ये समझना होगा। आरोप तो नकली राहुल गांधी जो हैं ये मीडिया पे भी लगाते हैं। आपकी एक साथी पत्रकार हैं, उन्होंने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया था एक प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था बीजेपी का तमगा लगा लो, मुझसे सवाल ना पूछो। आरोप तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पे भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय 2 व्यक्ति चला रहे हैं। आरोप तो वो हर किसी पे लगाते हैं, लेकिन आज मैं जो आपके समक्ष रखता हूं, सबसे पहले किस पे आरोप लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मेरे पास एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। कमलनाथ गए थे सर्वोच्च न्यायालय और रीडेबल फॉर्मेट में इलेक्टोरल रोल मांगा था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए यह कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड है पिछले 25-30 साल का, ये एक निष्पक्ष संस्था है, विश्वसनीय है और ये सही चुनाव करवाती है। अब ये हो गया किस पे आरोप लगाया है और कौन लगा रहा है? राहुल गांधी वो है जो सर्वोच्च न्यायालय गए थे, राफेल में आपको पता है बेबुनियाद आरोप लगाए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से एक टिप्पणी करी और उसके बाद जब झूठ पकड़ा गया तो कान पकड़ के माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, जिम्मेदारी से बयान दिया करिए। तो ये तो पहली बात हो गई कि किसकी विश्वसनीयता है, किसकी नहीं है। अब मैं आता हूं कि फैक्ट पे अगर बात करें, कोई भी वोटर का नाम ऑनलाइन नहीं डिलीट हो सकता है, ये आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, मैं उसी बात को दोहराता हूं। तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, ऑनलाइन डिलीट हुए हैं इसका प्रमाण क्या है। और मुझे याद आता है साहिल जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से कहा था हलफनामे पे अपने आरोप लिख के दो। इसकी एक वजह है कि कल को अगर झूठ बोला हो और हलफनामा झूठा निकले तो ये एक अपराध है और अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। और राहुल गांधी को पता है उन्होंने झूठ बोला है, इसलिए वो हलफनामा नहीं देते। वरना आप पूछिए कांग्रेस प्रवक्ता से, हलफनामा देने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, आरोप गंभीर हैं, आप क्या कहते हैं? मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को कभी लगा कि कोई संवैधानिक संस्था ठीक से कार्य नहीं कर रही तो सबसे पहले हम न्यायालय जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसीलिए दिया था। आप इलेक्शन पिटीशन डालिए, हलफनामा लगाइए, सारे तथ्य, ये मुद्दा तो सही है, तथ्यों को दिखाइए और ये सवाल और न्यायालय हम कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछेंगे कि आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या करना चाहती है। लेकिन एक सवाल आपसे भी है गौरव भाटिया जी, आपने मेरी कलीग का जिक्र किया, उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को जवाब भी दिया था कि जिस तरीके से उन्होंने उनको कहा वो ठीक नहीं है और उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। दूसरी बात, जहां तक बात रही चुनाव आयोग की, इससे पहले गौरव भाटिया जी सुन लीजिए। नहीं साहिल जी एक मिनट नहीं सुन लीजिए ना, मेरा सवाल ही खत्म नहीं हुआ है, मेरा सवाल तो खत्म करने दीजिए ना पहले। ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। प्लीज सर मुझे आपने अपनी बात रखी है, मुझे सवाल रखने का मौका मिलना चाहिए। साहिल भाई, दूसरी बात, चुनाव आयोग की बात आपने इसमें रखी है। आपको याद होगा कि इससे पहले जीवीएल नरसिम्हन और किरीट सोमैया दोनों ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे। तब भी इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले को लेकर, आपको याद है कि वीवीपैट लागू कर दिया गया था। उसके बाद वीवीपैट की प्रक्रिया पूरे देश में एक इलेक्शन के प्रक्रिया में शामिल कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन किया जाता है, चुनाव की प्रक्रिया है। आज के आरोपों में भी 3 चीजें खास साफ उभर कर सामने आती है। पहला कि ऑनलाइन कोशिश हुई है, कहीं ना कहीं वोटों के नाम काटने की ऑनलाइन कोशिश की गई है, क्योंकि उसी के वजह से तो हमने देखा कि किस तरीके से उन नंबर से कोशिश की गई जिनका कर्नाटक से कोई लेना देना है नहीं। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर एफआईआर किया है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को माना है कि यह कोशिश चल रही थी और सोची समझे तरीके से कोशिश चल रही थी। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी 2018 में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 600-700 वोट से हारी थी। तो अगर 6000 वोट ऊपर नीचे हो सकते थे तो उसका क्या असर पड़ सकता है, यह भी कहीं ना कहीं साफ नजर आता है। तो इन फैक्ट्स के आधार पर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि कम से कम दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए चुनाव आयोग को इस मामले पर साफ शब्दों में कहीं ना कहीं जांच करनी देनी चाहिए और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो लोगों के सामने रखना चाहिए? गौरव भाटिया जी।
सबसे पहले साहिल जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जो आरोप मैंने अपरिपक्व नकली राहुल गांधी पे लगाया उसकी आपने पुष्टि करी, अपने कार्यक्रम में करी, और मैं सम्मान करता हूं आपकी जो साथी पत्रकार हैं कि उन्होंने मुंह पर जवाब दिया कि इस तरह के अनर्गल आरोप मत लगाया करो। लेकिन इससे यह सिद्ध तो हुआ, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पत्रकार हो, राहुल गांधी को अगर सूट नहीं करता है तो वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। धन्यवाद साहिल जी। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने वीवीपैट की बात करी और मेरे साथी हैं जीवीएल नरसिम्हा, उनकी बात करी। उस समय में वीवीपैट नहीं होता था, मिलान नहीं होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया और ये जजमेंट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी और वीवीपैट कितनी मशीनों का मिलान होगा ईवीएम से ये बताया। और आपको जान के खुशी होगी, हमारे देश का लोकतंत्र ये है, एक भी ईवीएम और वीवीपैट का मिलान गड़बड़ नहीं निकला, एक भी। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। ये अब बड़ा आरोप मैं लगाता हूं और ये सवाल जरूर पूछिएगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी इस तरह का आरोप लगाया, और देखिए राहुल गांधी है क्या, हाइड्रोजन बॉम्ब है। और कांग्रेस को डर लगता है कि कहां फट जाए, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं में हाइड्रोजन बॉम्ब है और ये कांग्रेस हेडक्वार्टर में ही फटते हैं। अब देखिए जो आरोप मैं लगा रहा हूं, और इसका उत्तर जरूर लीजिएगा। 3 फरवरी 2025 लोकसभा के पटल में बोले महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर ऐड हुए हैं। 9 जुलाई 2025 तारीख दे रहा हूं, बिहार में प्रदर्शन करके बोले 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में ऐड हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया इनको दिसंबर 2024 में 40 लाख वोटर केवल ऐड हुए हैं, और 7 फरवरी 2025 को राहुल गांधी बोले 39 लाख वोटर ऐड हुए हैं। तो 70 लाख माने, 1 करोड़ माने या 39 लाख माने? कृपया करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिएगा, आरोप लगाते हैं तो कम से कम थोड़ा होमवर्क करके मैंने तो आपके आए। सामने 3 ये फैक्ट थोड़ी रखे ना कि थर्ड क्लास उस के सवाल का भी बच्चे आप की जवाब तरह दे कुछ भी दीजिएगा बोल देंगे। कि कम से कम इस बारे में पारदर्शिता सामने लाने के लिए चुनाव आयोग को इस जांच में सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स तो चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि वोटर लिस्ट में धांधली करने की कोशिश कोई ना कोई ऑनलाइन तरीके से कर रहा है। ये बात साफ शब्दों में आ रहा है, तो चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए ना इसमें। सुनिए मैं बताता हूं साहिल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आजकल साइबर वॉरफेयर होता है, लोग प्रयास करते हैं कि जो वेबसाइट है उसको हैक किया जाए, लोग प्रयास करते हैं कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, पहली बात, पहला लेयर क्या है, आप संवैधानिक संस्था है अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। मान लीजिए आपको उनसे संतुष्टि नहीं है, आप उन पे भी सवाल उठा रहे हैं, तो आप जाएंगे कहां साहिल जी? आप न्यायालय ही तो जाएंगे। न्यायालय ही तो देखेगा, ये थोड़ी ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही, ना प्रमाण देंगे ना एफिडेविट देंगे। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय गलत है, कानून हम मानेंगे नहीं, कानून से हम ऊपर है, क्योंकि पैदा हुए सोने का चम्मच लेके मुंह में। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। और न्यायालय जाकर आप मांगो कि भाई इस बारे में जांच ठीक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर पढ़ रहा था फरवरी 21, 2023 को असिस्टेंट कमिश्नर आनंद की रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने इस मामले में साफ शब्दों में कहा था कि 6018 केसेस जो आई है वोटर डिलीशन के लिए, उसमें से 24 एप्लीकेशन सिर्फ जेन्युइन है और बाकी सारे एप्लीकेशन सही है। 5994 वोटर्स को उन एड्रेस पे वो रहते हैं और उन्हें वोटिंग के लिए अलाउ किया गया है, उनके नाम डिलीट नहीं किए गए हैं, यह भी उन्होंने साफ कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में आपका यह आरोप है। और दूसरा सवाल मेरा यह भी रहेगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए गए हैं उसमें से वोटर्स के नाम नहीं काटे गए। आपको भी पता है कि सिर्फ एप्लीकेशन से नाम नहीं काटे जाते। आप सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश की गई है, यह आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आरोप क्या होगा इस पर। साहिल जी, पहले तो बहुत देर तक गौरव जी बोले, पर मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं उसको नकारता हूं। चुनाव आयोग ने जो आज बातें बोली है, पहले उसका जवाब ले लीजिए। चुनाव आयोग ने पहली बात ये बोली कि ऑनलाइन ये संभव नहीं है वोटर डिलीशन। मेरे पास चुनाव आयोग का ट्वीट है 26 दिसंबर 2019 का, उसमें जनता को उन्होंने सूचना दी है, फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन एट http://nvsp.in और वोटर हेल्पलाइन। चुनाव आयोग अपने लगातार ट्वीट के माध्यम से, लगातार अपने पब्लिसिटी कैंपेन से लोगों से कहता रहा है कि
फॉर्म 7 के मार्फत ऑनलाइन जमा करके आप डिलीशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आज चुनाव आयोग ने झूठ क्यों बोला, यह सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। दूसरी बात चुनाव आयोग ने बोली कि किसी भी वोटर का बिना सुनवाई के नाम कटना असंभव है। आपके दर्शक इस समय करोड़ों की संख्या में प्रोग्राम देख रहे होंगे, करोड़ों लोग देख रहे होंगे, और उनके जानने वाले करोड़ों ऐसे होंगे जिनका खुद का वोट कभी ना कभी या उनके किसी जानने वाले का वोट कभी ना भी कभी कटा होगा। ऐसे बहुत लोग इस समय आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपको कभी वोट कटने से पहले चुनाव आयोग का नोटिस आया? क्या आपको कभी भी एसडीएम की तरफ से कोई स्पीड पोस्ट आया जो चुनाव आयोग का कानून कहता है? क्या आप में या आपके जानने वाले जिनका वोट कटा, क्या कभी भी आप एसडीएम के पास या ईआरओ के पास जाकर आपकी सुनवाई हुई है? ये पूरा देश जानता है कि बिना सुनवाई के, बिना नोटिस के कटते हैं। पर चुनाव आयोग ने आज ये बात बोलकर अपनी प्रतिष्ठा आम लोगों की नजर में गिरा दी, क्योंकि आम जनता इस बात को जानती है, इस अनुभव से गुजरी है कि वोट किसी का भी कहीं भी कट जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है आज चुनाव आयोग ने ये झूठ क्यों बोला, ये हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो चुनाव आयोग ने बोला कि इस पूरे के अंदर हमने एफआईआर की थी। एफआईआर चुनाव आयोग ने की थी, क्यों की थी? जब बीआर पाटिल जो हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने हमारे वहां के मंत्री प्रियंक खरगे से बात की और बोला कि हमने ये चीज पकड़ी है, तो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर के पास कांग्रेस का डेलीगेशन गया, उन्होंने उनसे बोला कि ये गड़बड़ हो रही है, आप इस पे एफआईआर कीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने फिर जो कर्नाटक के चुनाव आयोग है उसको अपील की और चुनाव आयोग कर्नाटक का जो है उसने एफआईआर की और ये केस सीआईडी को गया। और सीआईडी को जब एक बार केस चला गया तो केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार इसकी जांच को रोकने में लग गया। कर्नाटक का चुनाव आयोग एफआईआर करता है, कर्नाटक का चुनाव आयोग चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, मैंने इस पर किया है। ये चिट्ठी लिखता है, इसके अंदर करीब 17 लेटर का जिक्र वो करते हैं कि ये जानकारी सीआईडी को चाहिए जांच के लिए, और एंड में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, I request that the information sought by investing officer may be provided by ECI। कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ये कहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को कि सीआईडी को आप जानकारी दीजिए। तो केंद्रीय चुनाव आयोग वो जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? 18 महीने हो गए, पहले बात पूरी होने दीजिए। 18 महीने हो गए, आज आप कह रहे हैं कि हमने एफआईआर की। आप जनता को बताइए कि सीआईडी के 18 महीने में 18 चिट्ठी का जवाब आपने नहीं दिया, आप सीआईडी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग को क्या छुपाना है? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए थी, उसके एक एफआईआर हुई, तो ठीक है, उन्हीं के स्टेट चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग का क्या कहना होगा इस पर तो चुनाव आयोग से सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन एक सवाल आपसे मैं बार बार यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 6018 नाम काटने का आरोप यहां पर आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर है आलंद की, उन्होंने इस बारे में कहा है कि सिर्फ 24 नाम कटे हैं, सिर्फ 24 नाम। 5994 वोटर्स को वोटिंग करने के लिए अलाउ कर दिया गया था, तो नाम नहीं कटे। आज भी जिनका उदाहरण देने की कोशिश की गई थी वो कोशिश हुई है, उनके नाम नहीं कटे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रक्रिया के तहत नहीं, गलत है ये। आप जवाब लीजिए। राहुल जी ने यही बोला कि हमने रोक दिया, इस करके हम आज जीते। रोका क्या? अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया ये होती कि कोई एक व्यक्ति जाके फाइल कर रहा है फॉर्म 7 तो मान लेते। यहां पे जो हमने सबूत इकट्ठे किए और आज देश के सामने रखे कि व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से थोक के भाव से वोट कटवा रहे हैं। सॉफ्टवेयर हर एक बूथ में पहले नंबर के वोटर के नाम से एप्लीकेशन जमा कर रहा है। एक केस है सूर्यकांत का, सूर्यकांत के नाम से 14 मिनट में 12 फॉर्म जमा हुए। आप एक फॉर्म जमा करके देखिए, गौरव भाटिया जी जमा करके देखिए, एक फॉर्म कितने मिनट लगते हैं? संभव नहीं है कोई एक व्यक्ति 14 मिनट में 12 फॉर्म जमा कर दे। ये सॉफ्टवेयर के तहत हो रहा है। ये बात तो ठीक है, मैंने खुद कोशिश करने की कोशिश, मैंने खुद फॉर्म जमा करने की कोशिश की ऑनलाइन, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि कोई आप सॉफ्टवेयर के जरिए भी वो कर नहीं सकते, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कैप्चा आता है, आपको उसमें खुद डालना पड़ता है। आप रोबोटिक इसका इस्तेमाल करके उसको नहीं डाल सकते। आ रहा हूं मैं, आप ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है साहिल जी। अब ये इस बात पे जवाब लीजिएगा। हमारा यही कहना है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंट्रोल
सेंटर बना के या कॉल सेंटर बना के और पूरे देश में अलग अलग मोबाइल नंबर यूज करके उस पे ओटीपी मंगाकर ये बड़े पैमाने पे धांधली की गई। एक के अंदर मोहम्मद अमीन, इसी बात को लेकर सवाल उठता है। सवाल मैंने गौरव भाटिया जी से पूछा था। मोहम्मद अमीन जी, सवाल यही पूछा गया था कि एक बात तो साफ यहां पर नजर आती है ना कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश हुई है। ये बात तो मोहम्मद अमीन जी साफ नजर आती है। उसके बाद मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो साइबर क्राइम यूनिट ने, डिवीजन ने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसमें वो क्या कह रहे हैं, क्या मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो आईपी लॉग्स तो आपने दिए हुए हैं, लेकिन हमें वो डिटेल्स चाहिए, यानी जिस डेस्टिनेशन से इस कंप्लेंट को फाइल करने की कोशिश की गई थी वो, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो तो चुनाव आयोग के सर्वर से ही मिल सकता है, और वही मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बिना जांच आगे कैसे बढ़ेगी? यानी चुनाव आयोग खुद ही एफआईआर दर्ज करता है और उसी जांच में डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? जांच में मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? साहिल जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको और आपके दर्शकों को और आपके जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं कि आपको ये पता है कि जो फॉर्म नंबर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है वो ऑनलाइन भरा जाता है, और ये भी बिल्कुल सत्य है कि इसके लिए जो भरने के बाद ये प्रक्रिया जो हो जाती है, इसके बाद हमारा बीएलओ डोर टू डोर जाता है वेरिफिकेशन के लिए। बिना वेरिफिकेशन के कोई भी वोटर दर्ज नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक डिलीशन का सवाल है, डिलीशन के लिए की बात हो रही है यहाँ पर जाती है या उसको ऑनलाइन किया जाता है। आज हम काटने की बात कर रहे हैं। सुनिए वही बता। तो अगर ये सुनिए, एडिशन की तो बात हो गई, लेकिन काटने की बात में भी पड़ोसी के 2 विटनेस लिए जाते हैं और उनके नंबर लिए जाते हैं। जरूरत होती है तो उसको एईआरओ के सामने बुलाया भी जाता है कि आपको अपना क्या कारण है काटने का, क्यों क्या कारण है कि आपको डिलीट किया जा रहा है यहाँ से। तो आप इस तरह की जो या और जहां पे डिलीट किया जाता है वहां से वो लेके दूसरी जगह अगर माइग्रेट करता है तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप वहां जाके इंडोर्स कराएं। डिलीशन, एडिशन, लेकिन मेरा सवाल अलग है सर। मैंने सवाल ये पूछने की कोशिश की है कि आज के जमाने में अगर इस तरीके से वाराणसी में बैठे हुए किसी व्यक्ति का फोन नंबर इस्तेमाल करके एप्लीकेशन किया जा रहा है और उसके बाद ये मामला अगर उजागर हो रहा है, तो इस मामले में कहां से ये मामले हो रहा है, कहां से वो डेस्टिनेशन पोर्ट है, किस कंप्यूटर पे बैठ के इस तरीके के एप्लीकेशन किए गए, इसकी सारी जानकारी तो देनी चाहिए ना ईसीआई को। ये बेसिक सवाल है। मैं वोट चोरी के आरोपों में जा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सीआईडी उसकी जांच कर रहा है तो उसमें सहयोग तो करना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए और ये बात हमेशा इलेक्शन कमीशन ने सहयोग किया है। आपको मैं याद दिला दूं कि लालू यादव जी के यहाँ आप उठा के देख लीजिए, केजे राव हमारे जो सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने किताब लिखी है, उनको राष्ट्रपति कलाम साहब ने अवार्ड दिया था उनकी सर्विसेज के लिए। उन्होंने केस पकड़ा था और पकड़ने के बाद उनको लालू यादव ने कहा था कि ये जो है हमारे यहाँ करप्शन करने आए हैं। उनपे करप्शन का चार्ज लगाए थे केजे राव पे, सबसे ईमानदार ऑफिसर थे वो ऑफिसर जिसने की कुंडा प्रतापगढ़ में रिगिंग हुई थी वोटों में, और वोटों में रिगिंग होने के बाद वहां पर जो है रिजल्ट निरस्त किया गया। उसी के अप्रोच से वो गए थे वहां पर और फॉर्म 17C कलेक्ट करके लाए थे। उसके बाद वोटिंग से पहले वो कैंसिल हो गया। दोबारा सवाल दोहराता राजा भैया का डेस्टिनेशन पोर्ट और आईपी, ये सिर्फ चुनाव आयोग के सर्वर से ही पता चल सकता है। क्या ये देना चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने खुद ही इस बारे में एफआईआर किया हुआ है। तो क्या ये चुनाव आयोग को जांच करने वाले पुलिस दल को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? साहिल साहब, मैं वही कह रहा हूं कि हमेशा इलेक्शन कमीशन सहयोग करता है, एक्शन भी लेता है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन कुछ कार्रवाई जरूर कर रहा होगा और उसने की होगी। जहां तक सवाल है, अभी आपने कहा तो एफआईआर भी हुई है और उस पे जी बिल्कुल करना चाहिए और ओपनली बताना चाहिए कि ऐसा वही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। और ये कहना बार बार इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इलेक्शन कमीशन किसी का फेवर नहीं करता। जिसका उदाहरण है हमारा केजे राव जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने डीएम और 4 एसडीएम को अमृतसर में सस्पेंड करवाया इसी वोटर रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, और वो हाई कोर्ट गए चंडीगढ़ और हरियाणा हाई कोर्ट में, वहां भी हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफाई किया कि जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का वो सही है। ठीक है, और डीएम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार जब लेटर जाएगा तब चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर इस बारे में जानकारी रखेगा।
सपल जी, आपको इसका जवाब हाँ, देना है तो बता दीजिएगा। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया मैं- होती है, बीएलओ जाते हैं, उस पर जांच करते हैं, जो आपके नेबर्स होते हैं उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और उसके बाद ही नाम काटे जाते हैं। फिलहाल आपका आरोप मैं- सिर्फ इतना ही है ना कि कोशिश की गई है, नाम काटे नहीं गए हैं, क्योंकि नहीं, अभी तो मैंने दो- आंकड़ा आपके हमारा सामने रखा आरोप कि ये नहीं सिर्फ है। 24 नाम काटे गए थे हमारा जिनकी आरोप शिकायत ये आई थी नहीं उसके है। आधार पर। हमारा आरोप ये नहीं है कोशिश की गई। हमारा आरोप ये है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है नाम काटने की। फॉर्म 7 कोई व्यक्ति जमा करता है और सुनवाई का मौका मिलता है। सुनवाई का मौका तो खैर मिलता नहीं पूरे देश में, आप किसी से पूछ लीजिए, वो सिर्फ कागजों के अंदर है। हमारा आरोप ये है आप कि इस ये प्रक्रिया मत को कहिए, सुनवाई की जाती है, अमीन जी मुझे सुनवाई की बोलने जाती दीजिए, है, उसके मुझे बिना नाम बोलने नहीं दीजिए कटता, ना। अमीन जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं अपनी बिना बात कर नाम रहा नहीं हूँ। कटता है सुनवाई के। तो एक मिनट, मैं आपसे बहस जी, नहीं करना चाह रहा हूँ। जी। जो जनता जिनके वोट कटते हैं उनको मालूम है कितनों को सुनवाई और नोटिस मिला है। मैं जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारा आरोप ये है कि इस प्रक्रिया के ऊपर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके एक अलग प्रक्रिया कुछ लोगों ने बनाई है, जो चुनाव आयोग के ओटीपी की व्यवस्था को ओवररूल करके चुनाव आयोग के वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए फर्जी तरीके से संयोजित रूप से देश में कहीं भी बैठ के किसी का भी वोट कटवा रहे हैं। एक विधानसभा में हमने पकड़ लिया, हमको नहीं पता देश लेकिन के। सप्पल साहब, आपको भी पता है और कि दूसरी ऑनलाइन जब जांच फॉर्म भरा ये जाता है, जांच- फॉर्म नंबर 7, उसके लिए ओटीपी की जरूरत हाँ। नहीं पड़ती। जांच का विषय है। ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। चुनाव आयोग ओटीपी की जरूरत पड़ती है, ओटीपी की जरूरत पड़ती है। चुनाव आयोग ने खुद लिख फॉर्म के 7 दिया के लिए कि नहीं पड़ती। चुनाव आयोग फॉर्म 7 करके डाउनलोड देख करने ली, के लिए नहीं ओटीपी पड़ती की है। जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। फॉर्म 7 डाउनलोड करने के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन जो वेरिफिकेशन के लिए होता है, जिसकी बात ये कर रहे हैं अभी मोहम्मद अमीन साहब, वो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी चाहिए होता है और ओटीपी की जानकारी मांगी गई है। चुनाव आयोग ने मना किया है। चुनाव आयोग जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल है। क्या चुनाव आयोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको जितेंद्र कुमार। जानने में साहिल जी, कि मैं उसकी भी कुछ प्रक्रिया कहूंगा। को कोई आईटी यूज करके और फर्जी तरीके से वोटर बना और डिलीट कर रहा है? चुनाव आयोग को इसको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है गौरव देश के भाटिया। अंदर। कम से कम चुनाव आयोग को इतना तो कहा जा सकता है हमेशा कि जांच में करता है सहयोग इलेक्शन करिए। कमीशन। देखिए, नहीं साहिल जी, मैं एक बात कहूंगा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि कांग्रेस के मेरे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सवाल पूछ रही है, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ये पूछा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 3 अलग अलग आंकड़े दिए कि वोटर ऐड हुए। जवाब हम सालों से दे रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, मैं अपनी बात रख लूं, कोई बात नहीं। अब साहिल भाई इनको चुप कराइए, मेरे साथी हैं, बीच में ना बोले। मैं क्या कर रहा था ये जनता देख रही है, और राहुल गांधी क्या कर रहा है वो भी जनता देख रही है। दोनों की विश्वसनीयता जनता के बीच में है, चिंता मत करिए सप्पल भाई। मैंने क्या पूछा? मैंने तो साहिल भाई इतना कहा, 3 अलग अलग आंकड़े राहुल गांधी ने दिए महाराष्ट्र में वोटर के जुड़ने के। कृपया करके ये बता दीजिए कौन सा आंकड़ा ठीक है, और राहुल गांधी कब झूठ बोल रहे थे, कब सच बोल रहे थे। इन्होंने कहा मैं उत्तर नहीं दूंगा। दूसरी बात, रूल 20 है, ये हमारे देश का कानून है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दी रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स कहता है, रूल 20 में हलफनामा मांग सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अगर हलफनामा मांगा गया तो राहुल गांधी सच भी बोल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, एक हलफनामा दे दे। नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सांसद भी हैं। मैं समझता हूं आम आदमी चुनाव आयोग कहते हैं कि हलफनामे की जरूरत नहीं है, डर की कोई वजह होगी। सर वो जो रूल 20 होता है, नहीं, वो तो चुनाव जब आप वोटर लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं उसके लिए होता है। चुनाव के बाद आपको हलफनामा देने की जरूरत नहीं होती है, ये चुनाव आयोग को भी पता है। नहीं, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं साहिल जी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि संवैधानिक संस्था है, और वो ऐसे किसी भी मुद्दे पे फैसला करेगी तो वो क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, और न्यायालय भी जाएंगे तो भी हलफनामा देना पड़ेगा। अगर सच्चा है राहुल गांधी, तो हलफनामा देने में दिक्कत क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, इसका उत्तर ही नहीं दिया। जल्दी से बात सप्पल जी, ये बताइए, आगे आप क्या करेंगे? अभी देखिए, चुनाव आयोग तो आप कह रहा है कि आपके सारे दावे गलत हैं। क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले जो पीआईएल हुए थे मद्रास हाईकोर्ट के सामने, वो तो पार्टी की तरफ से नहीं हुए थे, हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या अभी आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? वो भी सवाल गौरव भाटिया उठाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अदालत क्यों नहीं जाते? साहिल जी, इस देश में पहली बार ये हो रहा है
कि कोई भी एक संवैधानिक संस्था वो वेट कर रही है कि कोई हलफनामा दे तब जांच करेंगे। जैसे पुलिस होती है, पुलिस दो तरह से जांच करती है। छोटी मोटी चोरी होती है तो कोई जाके एफआईआर करता है, लेकिन अगर डाका पड़ता है पुलिस खुद आती है, एफआईआर रजिस्टर करती है। कहीं आग लगती है तो कहीं फोन करके कोई बताता है, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड को पता लगे कहीं आग लग गई वो खुद एक्शन लेते हैं। इसी तरह से एससी कमीशन होता है, खुद एक्शन लेते हैं। इसी तरह से एसटी कमीशन होता है, खुद एक्शन। देश में जितनी लेकिन संस्थाएं चुनाव हैं, आयोग को तो उनका लगता है mandate- एक मिनट, कि यहाँ पर उनका सिर्फ mandate धुआं दिख रहा है, आग उनका- नजर नहीं आ रही है कहीं पर। नहीं, एक तो मिनट चुनाव आयोग भाई, का कहता है कि गलत कॉल दिया गया है आग लगने का, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, आप वीडियो भेजिए हमें, वो कह रही है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया से तय किया कि ये आरोप गलत हैं? क्या उन्होंने इंटरनल जांच की राहुल गांधी के आरोप खारिज करने से पहले? आरोप लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही स्टेटमेंट आ गया? ऐसी कौन सी चुनाव आयोग के पास प्रक्रिया है कि उसने विद इन सेकेंड्स जांच करके निष्कर्ष पे पहुंच गए? कोई जांच करने का नहीं, मैं कोई साहिल भाई भ्रम इस भी पे नहीं कुछ पैदा कहना कर रहे चाहता देश जितेंद्र के कुमार। अंदर। भ्रम भी नहीं है अब तो चुनाव आयोग का, केवल खारिज करना है, जबकि उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आरोप लगता साहिल है जी, आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। ऐसे चलिए। में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि इसकी उन्होंने नहीं चल सही रही। कहा है तो वो इसकी अपना नहीं चल रही। इंटरवीनर बन जाएं। कर्नाटक नहीं, में इसकी भी उनकी चल रही है, सरकार सर। है। SIR की प्रक्रिया कर्नाटक चल के रही है, एक जिले SIR पर में वे सुनवाई चल आरोप रही है। लगाते हैं कि 6000 वोटर का नाम काट दिया गया है। 6000 वोटरों का नाम काट दिया गया है। कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है। जब भी कोई इस तरह का रिवीजन होता है, नाम कटता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को वहां का मतदाता सूची दिया जाता है। तो भाई कांग्रेस का भी तो कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, वो क्यों नहीं मिलाया और आपत्ति दर्ज किया? और कर्नाटक में इन लोगों ने, तेलंगाना में इन लोगों बिहार ने में जिनके नाम जाति कटे आधारित हैं, सर्वे ड्राफ्ट कराया। लिस्ट में जिनके आज नाम तक नहीं रिपोर्ट थे, प्रकाशित, आज तक रिपोर्ट नहीं प्रकाशित हुआ है। जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जी। बिहार का ड्राफ्ट लिस्ट आया, बिहार में कई लोगों के नाम काटे गए हैं, तो क्या आपके पार्टी के बीएलए के पास चुनाव आयोग के तरफ से कोई डिटेल्स आए कि इनके नाम काटे जा रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने लिस्ट ही डिक्लेयर की इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद, लिस्ट ही पब्लिक की सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद, आपको मालूम होगा। देखिए साहिल जी, योगेंद्र यादव जी निश्चित तौर पे हमसे अलग मत रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीनर हैं। राहुल गांधी भी इंटरवीनर बन सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी कर दिया है, आधार को भी जोड़ दिया है। अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं रही। लेकिन ना तो सदन में इनको डिबेट करना है, सिर्फ सड़कों पर आकर इनको अराजकता फैलानी है और संवैधानिक संस्थाओं को डिमीन करना है। सुबोध मेहता, 30,000 एप्लीकेशन बिहार में आ चुके हैं नाम जोड़ने के, 2 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं नाम हटाने के। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बिहार में भी संदेह का माहौल बनेगा? क्या आपको लगता है? क्योंकि वोट यात्रा तो आप, वोट चोरी यात्रा तो आप निकाल चुके हैं, वोट बचाव यात्रा। देखिए साहिल जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये साफ यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है बचाव के मुद्रा में है। अब बोलने दीजिए ना, अरे रुक जाओ भाई, जितेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, उनसे सवाल पूछा है। और देखिए, जो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगातार सीआईडी 18 नोटिस दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पैरेलल संस्था चल रही है इस देश में जो वोट को जोड़ रहा है और वोट को डिलीट कर रहा है कहीं और से बैठकर। तो इस तरीके की संस्था को उजागर कर कर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जब इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है तो इंक्वायरी का विषय बनता है। अगर प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए तो इसके तह में हम लोग जा सकते हैं। जहां तक रही बात बिहार की, बिहार में भी डिलीट किया गया और डिलीट करने के बाद किसी को नोटिस तक नहीं दिया गया, जो जिस नोटिस की ये लोग बात कर रहे हैं। डिलीशन हो जाता है बिना नोटिस के। और जिस तरीके से हमारा जो है वोटर अधिकार यात्रा आया, हमने जनमानस को संवाद और संघर्ष के माध्यम से जनमानस को बताया कि आपकी हक की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। लोग रोड पर आए हुए हैं। भाई जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो ये साफ क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन, क्या चुनाव आयोग को सोशल मीडिया पर जवाब देने के बजाय इस पूरे मामले पर जांच करके साफ चीजें रखने की जरूरत है आज की स्थिति में? क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक के बाद एक चीजें इसके बारे में कही है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। जहां तक सवाल है, साहिल साहब, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का,
अगर कोई लिख के नहीं देता है ना, तो इलेक्शन कमीशन के अपने अधिकार क्षेत्र में आता है कि सुओ मोटो एक्शन लेकिन वो उस पर जांच की जाए, और अगर कोई उससे बड़ा अधिकारी इस पर इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाए, अदरवाइज जो आरोप लगा रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। ऐसा है। चलिए, कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से क्या होती है वो भी देखना होगा, क्योंकि अब तक कई खत लिखे जा चुके हैं सीआईडी की तरफ से, और अब एसआईटी बनाने की कोशिश भी चल रही है कर्नाटक सरकार की तरफ से। और राहुल गांधी अब भी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा, उसमें कौन से नए तथ्य लेकर वो सामने आते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी।